ओके, जस्ट अ शॉर्ट डिस्क्लेमर कि अगर रिकॉर्डिंग के दौरान आपको ये आवाज़ आ रही हो जो कि अभी आ रही है तो आई एम रियली सॉरी। मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लगे हुए कब से ये तो वो आई। खैर, हम अपने केस की जाने पड़ते हैं। छोटे बच्चे प्यारे होते हैं, मासूम होते हैं, सबको पसंद होते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और ये एक नेचुरल सा है, एक नेचुरल सा एक फिनोमिनन होता है कि हमने बहुत बार देखा है कि जो बाप होता है खुसूसन वो अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करता है, उससे ज़्यादा केयर करता है। बेटों को वो तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा देता है कि भाई घर का खाना, ये राशन तुमने लेके आना है, पानी तुमने भरना है, ये काम इसने करना है, वो उसने करना है। लेकिन बाप की मैं बात कर रहा हूँ कि मोस्टली ये होता है कि उनमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है टू प्रोटेक्ट देयर डॉटर, प्रोटेक्ट देयर चाइल्ड। लेकिन आज का जो मैं केस बताने लगा हूँ उसके बाद से शायद ये बात गलत साबित हो जाए। लेट्स टॉक अबाउट द टुडेज केस ऑफ नोएडाज डबल मर्डर। नोएडा इंडिया में लोकेटेड एक बहुत ही अच्छी जगह है, और नोएडा में एक फैमिली रहती थी, तलवार फैमिली। मैं नाम से इसलिए प्रोनाउंस कर पा रहा, इसलिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन लेट्स से तलवार फैमिली। नोएडा में तलवार फैमिली रहती थी। इनका घर L22 सेक्टर 25 में एक नॉर्मल सा घर था। ये बात है मई 16, 2008 की। एक 13 साल की आरुषि, छोटी बेटी, इकलौती बेटी इस घर की, अचानक से उसका मर्डर हो जाते हैं। घर में सिक्योर सी जगह पे, एक ऐसे घर में जो कि जिसके बारे में नेबर्स ये कहते हैं कि कभी हमें इनसे कंप्लेन नहीं आई किसी बारे में। इन्होंने हमेशा अपने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ था, उसी स्टैंडर्ड पे ये लोग रहते थे और लोग इनको पसंद करते थे। और उस घर से एक 13 साल की बेटी का मर्डर हो जाता है, उसका गला काट दिया गया था बीच में से। ये हॉरिफिक मंजर एक 13 साल की लड़की के साथ हुआ, अपने ही घर में, अपने बेडरूम में, और ये किसी को कुछ भी नहीं पता चला कैसे हो सकता है। ये घर वालों का, मोहल्लों का, सबका पहला शक, इनिशियल शक इस घर के मुलाजिम पे गया, इनके साथ जो रहता था। अब ये मुलाजिम कौन था? ये था हेमराज बंजाड़े, एक 45 साल का आदमी। इसी घर में रहता था वो, इसी घर का खाता था। और अब इस फैमिली को लग रहा था कि शायद इसने जहाँ का खाया है वहीं के लोगों को, वहीं की बेटी को नुकसान पहुँचा गया। सब ने कहा पकड़ो इसको। पुलिस को बताया गया, पुलिस को सारे केस के बारे में, हॉरिफिक मंजर के बारे में बताया गया, और पुलिस लग भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में, लोगों से पूछताछ की। सबने उंगलियाँ उठाई हमराज पे कि पकड़ो इसको, यही होगा, ये काम इसने की है। अब मैं इस केस से हट के थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, बट ये हकीकत है कि अमीर हो या कोई भी हो, हर किसी का जो इनिशियल शक होता है कि आपने किसी पे शक करने का, ये गलत काम इसने किया होगा, आप पहले सबसे कमज़ोर को पकड़ते हो। क्योंकि हमारी नज़र में जो अमीर हैं, जो बड़े लोग हैं, वो तो ऐसे काम कर ही नहीं सकते। जो कमज़ोर होगा, ज़रूर उसने पैसे की लालच में ये किया होगा, ज़रूर इसने किसी का कत्ल किया होगा, ज़रूर इसने चोरी की होगी। यही चोर है, यही कमतर है। और ये जो हमारी सोच है, ये कोई ऐसी नहीं है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, सबकॉन्शियसली ये हमारे जहन में बैठी हुई है। हमारे जहन में ये बात है कि गरीब को देखो तो समझो कि भाई गलत काम सारा इसी ने किया है, इसी को पकड़ो सारे। पुलिस लग जाती है हेमराज को ढूंढने में। पहला दिन होता है, नहीं मिलता उन्हें। अब पुलिस को लगता है शायद भाग चुका है, लेकिन जो दूसरे दिन हुआ था वो उससे ज़्यादा खतरनाक था। मई 17, 2008, तलवार फैमिली की जो टेरेस थी, जो छत थी, वहाँ पे एक बॉडी मिलती है। और ये बॉडी किसकी थी? और इस बॉडी का मंजर, इस बॉडी की हालत वैसी क्यों थी जैसी आरुषि की थी? ये बॉडी थी हेमराज की। वही मुलाजिम जिस पे सारे शक कर रहे थे वो मर चुका था, उसी सेम अंदाज में मरा था जिस अंदाज में आरुषि मरी थी। अब ये क्या हो गया? पुलिस को, बाकी लोगों को भी शक होने लग गया कि ये हो क्या रहा है, क्या कोई गड़बड़ है, ये क्या सीन है? क्योंकि एक तरफ हमने देखा, हमारा इनिशियल शक गया हमराज पे क्योंकि आरुषि को उसने मारा होगा, लेकिन हमराज भी मर चुका है और उसी घर में मरा है जो कि एक सिक्योर घर है, कोई आम सा घर नहीं है, कोई खुला घर नहीं है। और ये ऐसे लोग हैं जिनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं है। तो फिर इनके घर में लोग मर कैसे गए? ये हुआ कैसे इनके घर में? सबने इसी बात पे स्पेकुलेशन लगाई कि ये हो कैसे गया इनके घर में, कि ये लोग इतने अच्छे हैं हम सबसे, इनके घर में इनका मुलाजिम मर गया, इनकी बेटी मर गई है, व्हाट हैज़ हैपेंड? सो पुलिस को अब शक जाता है इस फैमिली के मेन हेड की तरफ। इस फैमिली का मेन हेड कौन? डॉक्टर राजेश तलवार। डॉक्टर राजेश
आरुषि के फादर थे और पुलिस का शक अब इन पे जा चुका था कि शायद इन्होंने ही कोई ना कोई किसी न किसी चक्कर में अपनी बेटी को भी मारा है और इस सर्वेंट को भी मारा है। इसी के साथ साथ वो डॉक्टर नुपुर को भी अरेस्ट कर लेते हैं। डॉक्टर नुपुर आरुषि की मदर थी। ये दोनों लोग डेंटिस्ट थे। आरुषि के फादर, आरुषि की मदर दोनों डेंटिस्ट थे और पुलिस ने अब इनको अरेस्ट कर लिया था अपनी कस्टडी में रखते हुए। पुलिस लग गई थी इन्वेस्टिगेट करते हुए, लेकिन उन्हें एविडेंस कुछ नहीं मिला। इतनी कोशिशें की, लेकिन जो सबसे बड़ा स्लिप अप पुलिस की जानिब से हुआ था, उन्होंने एविडेंस साइट पे मीडिया को भी अलाउ कर दिया, लोगों को भी अलाउ कर दिया और यही सबसे बड़ी गलती थी। मई 23, 2008 डॉक्टर तलवर को अरेस्ट कर लिया जाता है। उनकी वाइफ को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, अपनी कस्टडी में रखा जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है, हाँ भाई बताओ क्या मामला है, क्यों मारा इनको, क्यों कत्ल किया, क्या कुछ किया था इन्होंने जो तुमने इन दोनों को मार दिया और इतनी बेरहमी से इनका गला काटा है। दोनों खामोश, दोनों कहते हैं हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम बेकसूर हैं। आपके पास क्या एविडेंस है? आप किस सबूत के बेसिस पे ये कह रहे हैं कि हमने अपने ही घर के लोगों को मारा है? हम ऐसा क्यों करेंगे? एक वैलिड क्वेश्चन है। पुलिस के पास कोई एविडेंस है नहीं और एविडेंस की जो साइट है वहाँ पे तो उन्होंने लोगों को फ्रीली अलाउ कर दिए, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। स्लिप अप भी मैं नहीं कहूँगा इसको, कि कोई भी आके वहाँ से एविडेंस गायब कर सकते हैं। वही किलर वापस आके एविडेंस गायब कर सकते हैं और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे तो पुलिस ने लोगों को अलाउ कर दिया था आना। वहाँ पे मीडिया आ सकता था एविडेंस चेक करने के लिए, क्या पता मीडिया के नाम पे कोई भी आ जाए और एविडेंस उठा ले। शायद यही हुआ, क्योंकि पुलिस जब वहाँ पे गई कोई एविडेंस उन्हें मिला ही नहीं। जो था वो तो बस कुछ नहीं, वो तो कुछ नहीं था, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई डीएनए, कुछ भी वहाँ से साबित नहीं हुआ। दोनों को फोरेंसिक में ले जाया गया, दोनों बॉडीज को फोरेंसिक में ले जाया गया कि चेक किया जाए इनकी बॉडी से क्या कुछ मिलता है। कुछ नहीं मिला। किसी ने आके आरुषि का गला काटा है, किसी ने आके हेमराज का गला काटा है, कोई चोट के निशान नहीं है, कोई किसी से आप जब लड़ाई करते हो कोई नाखून पे कोई डीएनए कुछ नहीं मिला हमें किलर का। तो ये मिस्टीरियस मौत हुई कैसे, ये पुलिस को नहीं पता और कभी पता चला ही नहीं। लोकल लोगों ने और बहुत से लोगों ने बल्कि पुलिस को क्रिटिसाइज किया कि उन्होंने एविडेंस को हैंडल ही नहीं किया, उन्होंने केस को तो सही से हैंडल ही नहीं किया। उनकी लापरवाही की वजह से एविडेंस तो उनके हाथों से गायब हो चुका है, यहाँ से तो कोई एविडेंस मिल ही नहीं रहा। इन दोनों को किसने कत्ल किया अब तक पुलिस साबित नहीं कर पाई। सो इसी बहस 2009 में जाके सीबीआई एक इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करती है, जिसमें वो डॉक्टर राजेश को ही सोल कन्विक्ट इस बात का कह देते हैं कि इन्होंने ही ये तमाम मर्डर किए हैं। किस बात पे? कोई एविडेंस नहीं। और फिर इसी के चलते हुए 2013 में सीबीआई एक एडवांस प्रोसीडिंग करती है। उस प्रोसीडिंग में वो डॉक्टर राजेश को और उनकी बीवी डॉक्टर नुपुर दोनों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं, इस चीज़ की उन्हें सजा सुना देते हैं। लेकिन क्या एविडेंस है उनके पास? कोई एविडेंस नहीं। लोग सस्पेक्ट करने लगे, क्या ये कोई ऑनर किलिंग का मामला था? क्या बाप को कुछ पता था कि बेटी के बारे में? क्या इन दोनों का यानी मुलाजिम और उनकी बेटी का कोई नाजायज संबंध, नाजायज रिश्ता तो नहीं था? ऐसा क्या था? क्या इनके घर में कोई चोर आया है? क्या इनके घर के लोग ही इसमें शामिल हैं? किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता इस बारे में। एंड सो सीबीआई इनको जेल में डाल देती है फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। 2017 इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को दोबारा खुलवाता है। इस केस की जांच पड़ताल फिर से की जाती है और तब सीबीआई को क्रिटिसाइज किया जाता है कि तुमने पहले तो इस केस को सही से हैंडल नहीं किया, सेकेंडली तुमने जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी है तुम्हारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। किस बेसिस पे तुमने इन्हें जेल में रखा हुआ है जबकि बस तुम्हारे पास ना सबूत है और ना तुम सबूत को सही से कलेक्ट कर पाए थे। एंड सो डॉक्टर राजेश और उनकी बीवी को इस बेसिस पे छोड़ दिया जाता है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं कि ये काम आपने किए है। और इस तरीके से आरुषि और उनके मुलाजिम दोनों के मर्डर का आज दिन तक किसी को नहीं पता किसने किया और क्यों किया, क्या मोटिव था और इनकी क्या गलती थी, कोई नहीं जानता इस बारे में। उम्मीद करता हूँ ये केस आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने इसके बारे में जाना होगा। अगर आप इस केस के बारे में मज़ीद जानते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर इसके बारे में बता सकते हैं कि मैंने कौन कौन सी डिटेल्स इसमें मिस कर दी है जो कि मुझे नहीं पता थी। एंड सो होपफुली मैं आइंदा की वीडियोज़ में उनको करेक्ट करता रहूँगा। दैट वाज इट, साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।